नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी कोना। मैं हूँ आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चर्चाओं का टॉपिक बना हुआ है, खासकर में आम लोगों में, इवन जेनज़ीज़ और जेन अल्फ़ा में भी, क्योंकि अब उनका भी प्रदर्शन हो रहा है। हम बात करना चाहते हैं मीडिया की स्थिति को लेके। जो मीडिया की स्थिति पे आजकल बयान, टिप्पणी, हर चलता-फिरता, राह चलता इंसान से अगर मीडिया के बारे में, न्यूज़ चैनल्स के बारे में पूछो तो वो 2 गरिया के चला जाता है, उसके बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं बताता। तो हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? क्या ये 2014 के बाद हो गया? इतनी स्थिति खराब कैसे हो गई? क्या इसकी स्थिति सुधरने वाली है? क्या इसका कोई विकल्प हो सकता है? इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। प्रभाकर सर हैं हमारे साथ। सर, सबसे पहले तो आपने इस पूरे इवोल्यूशन को देखा है मीडिया को बदलते हुए। पहले क्या था, अभी क्या है? पहले एक रिस्पेक्ट हुआ करती थी, गाँव, देहात, शहर में लोग मानते थे। एक मंत्री-संतरी जितने रिस्पेक्ट एक मीडिया वाले को दिया जाता था। आज सर क्या हो गया और कैसे ये बदल गया कि इतने ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा भर गया है एक एक सिर्फ़ एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को लेके? आशुकेश, मैं जब आया था इस प्रोफ़ेशन में 2004-5 की बात है। और मैं इसीलिए आया था इस प्रोफ़ेशन में। पत्रकार नहीं बनना था, मुझे ब्यूरोक्रेट बनना था, मैं यूपीएससी करने आया था, नहीं हुआ। तो इधर आया और इसलिए आया कि पत्रकारों की बड़ी इज़्ज़त थी, बड़ा सम्मान था। और वो हुँ, हुँ। दौर था, जिस समय हम आए थे, उस समय दौर ये था, बस उदाहरण के लिए बता दूँ कि अगर कहीं बैठे हैं, कहीं गए हैं, किसी के यहाँ गए हैं और वहाँ 10 लोग बैठे हुए हैं, तो कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ भी है, सब लोग अपना अगर परिचय हो रहा है और उसमें से किसी ने अगर अपना परिचय दिया कि ये मैं पत्रकार हूँ या ये पत्रकार हैं, तो सब लोगों की निगाहें उधर हो जाती थी। अच्छा, पत्रकार हैं, कहाँ काम करते हैं, किस अखबार में काम करते हैं, किस चैनल में काम करते हैं, और सबका अटेंशन और सबका बड़ा सम्मान मिलता था। जी। आपके आस-पास भी आपको बड़ी इज़्ज़त से देखा जाता था, बड़ी सम्मान के साथ देखा जाता था। आप जो कहते थे, उसको लोग बड़ी सम्मान से उसको बहुत सम्मान देते थे। आपको पता हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपने कह दिया, तो मतलब ये कि पत्रकार हैं और इन्होंने जो कहा है वो सच ही होगा। तो हमने वो दौर देखा है। और उसके बाद धीरे-धीरे, मतलब हम अभिशप्त पीढ़ी के हैं जो कि हमने वो भी दौर देखा और उसके बाद आज वाला भी दौर देख रहे हैं। तो आशुकेश, अभी का जो दौर है, ये बताने की सब लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। हमें पत्रकार बताने में डर लगता है। हमें अभी अगर हम जंतर-मंतर की बात करें, जनजीव प्रोटेस्ट के दौरान आपने भी देखा कि जितने सोशल मीडिया के लोग थे, यूट्यूबर्स थे, उन्हें कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग प्रोटेस्ट साइट पे नहीं जा पा रहे थे। अगर जो गए भी तो लोग छुपा के गए, अपना आईडी छुपा के, अपनी पहचान छुपा कर के गए। क्योंकि बहुत गुस्सा है। और ये गुस्सा किसी, मतलब ये 2-4 दिन या 2-4 महीने और 2-4 साल में नहीं पैदा हुआ, पनपा है। ये एक बड़ी सुनियोजित ढंग से, या कहें कि धीरे-धीरे ये बिल्डअप हुआ है। और उसके पीछे की वजह जो है, वो मैं एक उदाहरण देता हूँ। किसान आंदोलन 2020-2021, आशुतोष, वो दौर था जब पहली बार मीडिया ने विरोध प्रदर्शन की तपिश महसूस की थी। वो भी दौर था, उस समय भी था कि मेन स्ट्रीम मीडिया को प्रोटेस्ट साइट पे जाने पे दिक्कत थी, हुटिंग होती थी, उनके साथ भी बदतमीज़ियाँ होती थी। वो क्यों हुआ? उसे समझिए कि एक आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में ब्रॉडली किसानों की माँग थी कि वो जो 3 कानून आए थे, विवादास्पद कानून हुँ, जिसे हुँ। लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था। तो वहाँ पर मीडिया ने शुरू में क्या किया कि शुरू में उस आंदोलन को नेगेट करने की कोशिश की। ये कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इस आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद जब आंदोलन खड़ा हो गया, उसके बाद से मीडिया ने ये बताने की कोशिश की कि ये दरअसल आढ़तियों का आंदोलन है और इसमें ये फॉरेन फंडिंग से हो रहा है, ये खालिस्तानी बैठे पड़े हैं। तो आंदोलन को वो बदनाम करने की कोशिश। उसके बाद से ये कि वहाँ पर जब आंदोलन लंबा खिंचा, तो फिर बात यहाँ आ गई कि वो आंदोलन में रहने वाले, वहाँ रहने वाले किसान, जो किसान नहीं है, ऐसा कहा गया कि वो क्या खा हुँ, रहे हुँ। हैं, क्या पी रहे हैं। तो ये धीरे-धीरे उस समय से ही मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी, जो पहले से मीडिया की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही थी, किसान आंदोलन के दौरान एकदम से खत्म हो गई। और अब जो बात आई कि आपने देखा कि इस दौरान तो मीडिया को मौका ही नहीं मिला कि मीडिया कुछ कर पाए। और इस दौरान भी मीडिया की भूमिका जो थी वो बहुत ही सकारात्मक नहीं थी। आपने देखा कि शुरू में मीडिया ने हुँ, नकारने हुँ। की कोशिश की। तो ये जो चीज़ें हुई हैं, ये अ, मतलब मैं, आप भी इस पेशे से हैं, मैं भी रहा हूँ, मैं भी इस पेशे से हूँ। बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, और इसके लिए खुद हम ज़िम्मेवार हैं। मतलब मीडिया के लोग ही ज़िम्मेवार हैं, कोई
दूसरी शक्ति जिम्मेवार नहीं है। और जो मीडिया के लोग जिम्मेवार हैं, दरअसल उन्होंने क्या किया कि सरकार के उस पे खेलना शुरू कर दिया। मतलब सरकार के भोंपू बन गए, सरकार ने जो जी। कहा वही किया, और कई बार उससे बढ़कर कि सरकार जो नहीं चाही, शायद उससे बढ़कर कि महाराज कहीं नाराज नहीं हो जाएं, सरकार कहीं नाराज नहीं हो जाए, तो उससे बढ़कर उन्होंने चापलूसी करनी शुरू कर दी। और एक बात इसमें और जोड़ दो, हम आगे बात बढ़े उससे पहले 3-4 दिन पहले हम यही चर्चा कर रहे थे एक हमारे पत्रकार मित्र से कि इन्होंने चापलूसी की मतलब ऐसी हद कर दी कि अब सरकार के गले की फांस बन गई है आज की मीडिया। इसलिए कि अब मीडिया सही तस्वीर नहीं दिखाती, मीडिया सरकार को कंफ्यूज करने लगी है। मीडिया की रिपोर्ट देख के सरकार महाराज जो हैं, सरकार बहादुर, उनको भ्रम होने लगा, और यही भ्रम जंतर मंतर पर 1 महीना तक ये आंदोलन चला, और बाद में जिसे कहते हैं ना कि जूता भी खाना और प्याज भी खाना, ये सब झेलना पड़ा, सारी कुछ चीजें हुई, और आखिर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। वो इसीलिए इतना समय इसलिए हुआ कि मीडिया ने सरकार बहादुर तक सही तस्वीर नहीं दिखाई। मीडिया ने एक भ्रम बनाए रखा कि इस आंदोलन का कुछ नहीं हो सकता, इस आंदोलन में कुछ नहीं होने वाला। और एक बात और आखिर में बोल दूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले से मीडिया में एकदम से एक वो बना कि नहीं, इस्तीफा तो किसी कीमत पर नहीं होने जा रहा, इस्तीफा तो हरगिज नहीं होने जा रहा। तो आशुकेश, ये जो चीजें हुई हैं उसके लिए बहुत हद तक मीडिया वाले जिम्मेवार हैं, हम जिम्मेवार हैं। सर, जैसे हमेशा लोग बोलते हैं कि 14 से पहले मीडिया ऐसा नहीं था। मैंने 14 से पहले का मीडिया का दौर नहीं देखा है। कुछ कुछ क्लिप्स ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाती है तो हम देख लेते हैं, या फिर बचपन में जब पिताजी न्यूज चैनल्स देखते थे तो उतनी समझ थी नहीं कि क्या है कैसे है। आपने देखा है 14 से पहले वाला दौर, क्या सच में 14 से पहले भी ऐसी स्थिति थी, या फिर इतनी खराब स्थिति थी, या फिर ठीक ठाक था, रिपोर्ट्स आती थी? क्योंकि सभी पहले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता था, मैंने सुना है कि कई भांडाफोड़ होते थे, पत्रकार खोजी पत्रकारिता करते थे। आज तो खोजी पत्रकारिता के नाम पे देखा जाता है कि स्टूल के नीचे छेद क्यों होता है। तो क्या ऐसा होता था सर? देखो, जब हम आज के मीडिया की बात करते हैं, मीडिया की स्थिति कमोबेश हमेशा थोड़ी सी, सरकारें जब मजबूत होती है, मैं बार बार कहता हूं कि जब सरकारें बहुत मजबूत होती हैं तो सारी संस्थाएं कमजोर होती हैं, उसमें से मीडिया भी, तो मीडिया भी कमजोर होता है। ये सच है कि जब भारत में सरकारें बहुत मजबूत हुई, आपातकाल के दौरान मीडिया के लिए एक लाल कृष्ण आडवाणी की एक मशहूर पंक्ति याद की जाती है कि उस समय मीडिया को कहा गया था झुकने के लिए और मीडिया रेंगने लगी। वो दौर याद कीजिए, आपातकाल का दौर। तो जब सरकारें बहुत मजबूत होती है, सरकार बहुत मजबूत होती है, तो मीडिया कमजोर होती है। इसलिए कि मीडिया के लिए कोई माई बाप नहीं है, मीडिया के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, उनके लिए कोई अधिकार और संविधान में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। तो वो ये हमेशा ऐसा होता रहा है। लेकिन जो आपने कहा कि मैंने जिस दौर में देखा था, आशुकेश, आपको पता है कि मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूं, प्रमुखता से मैं कोर्ट रिपोर्टिंग ही किया। तो जो मैंने देखा यूपीए 2 तक, मतलब इस सरकार के आने के पहले तक, अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट से प्रत्येक दूसरे दिन हम हेडलाइन चलाते थे कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार को फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट से सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से सरकार आहत होती थी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से मंत्री के इस्तीफे होते थे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सीबीसी के इस्तीफे होते थे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बहुत मायने होते थे, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आती थी। सुप्रीम कोर्ट में वो दौर था जब जनहित याचिकाओं की भरमार होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने ढेर सारे, आपको याद होगा, भले ही कोल ब्लॉक, आज के समय में मनमोहन सिंह को क्लीन चिट मिल गई, कोल ब्लॉक, 2G, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट से होके आई। और मुझे याद है कि जब ये सरकार आई उसके पहले एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे, वो मिले, तो उन्होंने कहा कि बधाई। हमने कहा किस बात के लिए बधाई? तो कहा ये जो सरकार आई है ना, जो यूपीए सरकार गई है, और ये जो सरकार आई है, इसमें मीडिया की बहुत भूमिका रही है और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की बड़ी भूमिका रही है। सुप्रीम कोर्ट की भी रही है, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की बड़ी भूमिका रही है। मैंने कहा सर कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप याद कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक टिप्पणी को, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी को आप लोग हेडलाइन बनाते थे, और देश में माहौल बन गया कि यूपीए सरकार जो है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी। तो उससे क्या होता है कि मतदाताओं के, जनता के मन में एक जो घृणा बैठ गई कि अरे नहीं, ये तो सब भ्रष्ट हैं, आकंठ भ्रष्ट में डूबे हुए हैं। तो वो वोटिंग पैटर्न पे आता है, फिर मतदाता अपनी राय बनाता है। तो हमें उस समय उस सरकार के खिलाफ बोलने में कोई दिक्कत नहीं, अब बोलने में दिक्कत है। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ बोलने में, नाम लेकर बोलने में कोई दिक्कत नहीं थी, अब बोलने में दिक्कत है। मुझे याद है
कि अब ये कि प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेना है, जी। धर्मेंद्र प्रधान का नाम ले लीजिए, पेपर लीक मामले में धर्मेंद्र प्रधान का नाम लीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री, आपने एक और चीज देखा होगा कि जंतर मंतर पर भी धर्मेंद्र प्रधान का ही नाम लिया जा रहा था। प्रधानमंत्री का नाम लेने में लोग संकोच कर रहे थे, इसलिए कि प्रधानमंत्री का नाम लेने से लोगों को डर लगता है। ऐसी स्थिति पहले नहीं थी, ये मैंने देखा है, ये मैंने महसूस किया है। तो हम बाकी चीजों में नहीं जाएंगे, जो मैंने महसूस किया है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अदालतें इतनी हेजिटेंट नहीं थी सरकार की आलोचना को लेकर के। सरकार की टिप्पणियां, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सरकार के खिलाफ बहुत स्ट्रांग आती थी। तो अब चीजें, जैसे अभी हाल के दिनों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणियों को देख लीजिए आप। पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां जनता के अनुकूल, मतलब जनता की भावनाओं के अनुकूल होती थी। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और अदालतों की टिप्पणी सरकार के अनुकूल होती है। फिर मैंने एक दिन गुस्से में और खीज में लिखा कि जिस सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी थी जनता की आकांक्षाओं अपेक्षाओं के अनुकूल फैसले देना, न्याय करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, अब उसी न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी हो गई है, उसका काम हो गया है सरकार को डिफेंड करना। और मैंने ये तब कहा था जब, आपको याद होगा कि जंतर मंतर के पर जब सोनम वांगचुक जब अनशन कर रहे थे, तो एक याचिका गई हाई कोर्ट में और उसमें कहा गया कि इनका अनशन तोड़वाया जाए। और हाई कोर्ट ने प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है इसको लेकर एक शब्द टिप्पणी हाई कोर्ट की तरफ से नहीं। हाई कोर्ट की तरफ से बस ये कहा गया कि इनके जान की हिफाजत की जाए और उचित कदम उठाया जाए। और तब सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश के आलोक में सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटा लिया था। तो ये जो ये अदालतों की भूमिका जो रही है वो भी बड़े दुबियस सी रही है। तो जब कहते हैं कि मीडिया बदल गई, जब हम ये बात कहते हैं कि मीडिया बदल गया, मीडिया का चरित्र बदल गया, तो उसी समय ये बात भी हमें नहीं भूलना होगा कि केवल मीडिया का चरित्र नहीं बदला है, चुनाव आयोग का चरित्र बदल गया, जांच एजेंसियों का चरित्र बदल गया, न्यायपालिका का चरित्र बदल गया, सिविल सोसाइटी का चरित्र बदल गया। आप देख रहे हैं किस तरह लोग बात करते हैं। मुझे और एक बात याद आ रही है। मैं जिस चैनल में काम कर रहा था, एक बार किसी महत्वपूर्ण मसले पर हमारे एंकर ने मुझसे सवाल पूछा कि इस मामले में एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, कानून के जानकार क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि 2014 के पहले कानून के जानकार कहते थे कि संविधान की धारा, संविधान का अनुच्छेद ये कहता है, आईपीसी की धारा ये कहती है। अब जो एक्सपर्ट आए हैं वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये होता है, संविधान जाए भाड़ में, मेरे हिसाब से ये है। और एक्सपर्ट जो हैं वो बट गए, या तो मुझे उधर की बोलनी है या इधर की बोलनी है, संविधान के बारे में नहीं बोलना है। संविधान, मैं कई बार कई लोगों से कहा कि नहीं आप ये मत बताइए कि आपको क्या लगता है, संविधान को क्या लगता है, संविधान के प्रावधान क्या है। तो उनको बोलने में दिक्कत होती है, इसलिए कि पता नहीं। एक चीज और आपने देखा, हम मीडिया की जब बात करते हैं, आप देखेंगे कि हाल के दिनों में 200, 300, 400 लोग सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखने लगे। कुछ लोग ऑपोजिशन के पक्ष में, कुछ लोग ऑपोजिशन के खिलाफ, कुछ लोग सरकार के पक्ष में, कुछ लोग सरकार के खिलाफ। सीजेआई के नाम खुली चिट्ठी। उन्होंने राहुल गांधी के बयानों की निंदा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकतंत्र के और देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो फिर इधर से चिट्ठी जाती है, कुछ लोग फिर इधर से चिट्ठी लिखते हैं, उसमें कुछ रिटायर्ड जज होते हैं, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट होते हैं। तो मतलब ये कि जब मैं हल्के फुल्के अंदाज में कहता हूं कि जब महामारी आई थी ना कोविड की, तो हर बड़ा छोटा सब लोग प्रभावित हुए थे, रिक्शा चलाने वाले से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के सबसे ऊंची कुर्सी पर और प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले सब लोग प्रभावित हुए थे। तो अभी के दौर में उसी तरह का कुछ महामारी का दौर है, जो सब प्रभावित है, सब डरे हुए हैं, सबको भय है, सच कोई नहीं बोलता। अगर प्राइवेट बातचीत में आप सुनोगे तो आपको लोग अंदर की बात बताएंगे, दिल की बात बताएंगे। खुल करके बोलने में लोगों को डर लगता है कि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। तो ये, और मीडिया आप जो बातें करते हैं, मीडिया वाले बात करते हैं, तो उनकी बातें तो सारी खुली होती हैं। एक चीज और आपने देखा होगा आशुकेश, हालांकि ये पहले भी था कि प्रधानमंत्री से पत्रकार मिलते थे, मंत्रियों से पत्रकार मिलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे, बड़े स्ट्रॉन्ग सवाल आते थे।
तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्ट्रॉन्ग सवाल वाला तो धंधा खत्म हो गया। मुलाकातें हो रही, खोज हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, सवाल नहीं पूछे जा रहे। और जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल वो पूछे जा रहे हैं जो पसंद के सवाल होते हैं, स्टेज्ड सवाल होते हैं। जिसको इंटरव्यू कहा जाता है। और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था है वो न्याय संगत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को रद्द कर दिया और वो भी कहा था कि जितने डोनेशन आ रहे हैं उस सबका नाम सार्वजनिक किया जाए। आपको याद है ये बात? जी जी। सुप्रीम कोर्ट में मामला ये कह के गया था कि उसमें एक प्रावधान है गोपनीयता का, सिक्रेसी का प्रावधान है। और सिक्रेसी क्या कि कौन व्यक्ति किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे रहा है ये पता नहीं लगेगा, किसी भी कीमत पर वो गोपनीयता के का सम्मान किया जाएगा। और उसी को लेकर चैलेंज किया गया था कि लोकतांत्रिक देश में मतदाता अगर किसी पार्टी को वोट देता है तो उसका ये अधिकार है, उसका राइट है कि उस पार्टी को फंडिंग कौन कर रहा है, क्योंकि चंदा जो है वो पॉलिसी प्रभावित करता है, चंदा सरकार को प्रभावित करता है, तो चंदा पूरे देश को प्रभावित करता है, तो ये उसे जानने का अधिकार होना चाहिए। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस व्यवस्था को रद्द किया तो मुझे याद है प्रधानमंत्री का पहला जो पॉडकास्ट हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, वो एएनआई में हुआ था। देश दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है एएनआई। और एएनआई के संपादक ने प्रधानमंत्री से ये सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी ये इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, आप क्या कहेंगे? तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आपको इंटरव्यू आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आपके हमारे दर्शकों को मिल जाएगा, कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सबको पता चल गया है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, किसने दिया था। इसके पहले किसी को पता नहीं चलता था। तो इसके लिए क्रेडिट हमें और हमारी सरकार को मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारे को क्रेडिट हमें और हमारी सरकार को मिलनी चाहिए जी। अब वहां पर इंटरव्यूअर ने यह नहीं पूछा कि लेकिन आप तो उस गोपनीयता के प्रावधान के खिलाफ, मतलब उस प्रावधान की आप पैरवी कर रहे थे। और एक चीज और हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी, जो सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं फॉर इंडिया, वो कोर्ट में खड़ा होकर उन्होंने कहा कि किसी मतदाता को ये इस बात की जानकारी क्यों होनी चाहिए कि वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता है उसको चंदा कहां से आता। फिर उस समय एक बहस हुई थी कि आरटीआई वाले देश में जहां सबको सब कुछ जानने का अधिकार है, वहां पर मतदाता को ये जानने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा, देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने खड़ा होकर के देश के सबसे बड़े अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं के जानने का क्या फायदा और क्यों जानना चाहिए उसे कि उसे पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कहां से आता है। तो सरकार ने उसे उतना डिफेंड करना किया, उसके बावजूद जब प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका क्रेडिट हमें जानना चाहिए कि लोगों को पता चल गया कि कहां से चंदा आ रहा है, तो सामने से सवाल ये नहीं पूछा गया कि प्रधानमंत्री जी आप क्रेडिट की बात कर रहे हैं, आप तो बता ही नहीं रहे थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट है जिसने हलक में हाथ डालकर कहा कि बताना पड़ेगा, और तब आप बता रहे हैं, तो क्रेडिट तो नहीं दे सकते ना। तो ये जब आप इस तरह की चीजें कहते हैं, इस तरह की चीजें बोलते हैं, अगर आप मुखर होकर बोलते हैं तो आपको दिक्कत होती है। और एक बात और, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। जो जितना बड़ा पत्रकार है वो उतना डरता है, छोटे पत्रकारों को उतना डर नहीं लगता, बड़े पत्रकारों को बहुत डर लगता है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजित भोज में शामिल होते हैं, जो गृह मंत्रालय के भोज में शामिल होते हैं, जो अमित शाह जी के यहाँ जाते हैं तो शामिल होते हैं, जब पार्टी का सालाना उत्सव होता है तो वो वहां पर फोटोज खिंचवाते हैं, और वही लोग अखबारों और टीवी चैनल्स की पॉलिसी तय करते हैं। ये जो छोटे लोग जो जंतर मंतर पर मार खाते हैं, गालियां खा रहे हैं, प्रोटेस्ट साइट पे जाकर के बदसलूकियां बर्दाश्त कर रहे हैं, वो नहीं जाते। उनकी पहुंच कहां गृह मंत्रालय तक, गृह मंत्री जी तक, उनकी नहीं है। तो ये जो बड़े लोग हैं वो, उन्हें प्रधानमंत्री जानते हैं, उन्हें गृह मंत्री जानते हैं, और वो उस जानने के चक्कर में, कुछ लाभ लेने के चक्कर में, अलग अलग तरह के लाभ हो सकते हैं,
उस पर कभी बाद में हम्म, चर्चा करेंगे। तो वो नहीं करना चाहता, कोई बिगाड़ नहीं चाहता। अगर आज प्रेमचंद से मौसी वो खाला पूछती, प्रेमचंद की वाली खाला पूछती कि तो चौधरी बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, तो आज प्रेमचंद कहवाते कि नहीं कहेंगे। इसलिए कि डर के आगे हरदम जीत नहीं होती, डर के आगे मौत भी होती है। डर के आगे भाई यही नहीं चलता है कि डर के आगे जीत है, कोई जीत है। एक कोल्ड ड्रिंक है जिसका एड है। तो डर के आगे हमेशा जीत नहीं होती। और आज के समय में तो अगर आप जो नहीं डरेंगे तो मरना पड़ेगा। गब्बर सिंह कहे कि जो डर गया सो मर गया, यहां है कि जो नहीं डरा सो मर गया। जंतर मंतर पर जिन लोगों ने प्रोटेस्ट साइट पे प्रदर्शनकारियों की मदद की, आप देखिए उसके घर पे छापे पड़ रहे हैं। एक लड़का जुनैद मलिक वहां पर लोगों को खाना खिला रहा था, उसको पुलिस उठा ले गई थी, कई घंटे तक रखी। उसके घर पुलिस पहुंच गई, उसकी बहन के ससुराल पुलिस पहुंच गई। अब बताओ इस माहौल में सच बोलने की कीमत होती है, और सब लोग उस कीमत को चुकाने की स्थिति में नहीं है आज के समय में आशुकेश। और ये बाकी जगहों पर तो काम चल जाता है, मीडिया में जो आप बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो आपके नाम के साथ, आपके चेहरे के साथ देखा और पढ़ा जाता है। तो ये आसान नहीं है। आसान क्या है? आसान ये है कि आप इधर से इकट्ठी कर लीजिए और उधर बैठ जाइए। जो आज आपको दिख रहा होगा सोशल मीडिया पर, लोगों ने अपना धड़ा बांट लिया है। लेकिन सरकार की बात है। डर की बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ठीक है, ज्यादा नहीं, लेकिन 5-6 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और कैमरे से हट के आने के बाद हमने एंकर्स को देखा भी है कि वो किस हिसाब की उनकी बोली विचार और क्या है। तो सर यहाँ पे मुझे एक दो जगह पे लगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे पॉइंट आउट कीजिएगा, कि मुझे लगा कि ये थोड़ा पर्सनल भी हो गया है कई लोगों के लिए। क्योंकि मैंने कई लोगों से बैक स्टेज बात किया, उनको समझा, उनके कैरेक्टर्स को जाना, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि इस चीज की जरूरत नहीं थी, जो चीज आप अभी बोल के या फिर जो आप मुझसे करवा रहे हैं। ये चीज नहीं भी होती तो चलता, सरकार को उतना नहीं दिखता, ये जैसा आपने बोला छोटे पत्रकारों को क्या दिखता है। तो ये एक पर्सनल भी हो गया है, मुझे लगता है पत्रकारों के अंदर की साहब की बुराई मेरी बुराई है, ये नहीं हो सकती। ठीक है, एक डर वाला मामला है, पॉलिसी मेकिंग, एडवर्टीजमेंट, हर कंपनी बिजनेस कर रही है, हर मालिक को पैसे कमाने हैं। लेकिन एक जो ये पर्सनल लेवल पे एक जो खुद की समझ है वो बदल चुकी है पत्रकारों की। क्योंकि आप तो पढ़ाते भी है, आप एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेने जाते हैं, तो जो सबसे बेसिक पढ़ाया जाता है, ठीक है आप डरे या कुछ भी हो, वो आप कैमरे पे दिखा रहे हैं, लेकिन एक आपकी पर्सनल समझ तो होनी चाहिए कि ये फर्क करना क्या गलत है क्या सही, वो भी बदल चुकी है मुझे लगता है। आशुकेश, एक सिंड्रोम है, स्टॉकहोम सिंड्रोम जिसे बोला जाता है, जिसमें जो किडनैपिंग होता है, जिस व्यक्ति का किडनैप किया जाए और वो किडनैपर्स के साथ लंबे समय तक रहे, तो उसे किडनैपर्स से लगाव हो जाता है, वो उन्हीं की भाषा बोलने लगता है, उनसे मतलब अफेक्शन हो जाता है जी। ये इससे, तो एक ये स्थिति बनती है। दूसरी बात कि कई बार जब किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं, तो प्रशंसा करते करते प्यार हो जाता है। ये शब्द थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन ये सच है कि आप किसी, मतलब ये इश्क मोहब्बत वाला वो वाला प्यार नहीं है, टीनेजर्स वाला प्यार नहीं, प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, लगाव हो जाना। तो आज के समय में कुछ पत्रकारों को जो सत्ता के करीब हैं, उन्हें सरकार से लगाव हो गया है, प्रधानमंत्री जी से लगाव हो गया है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट में आए, वहां पर 20 पत्रकार थे। पुलिस एक दिन पहले लाठीचार्ज से सैकड़ों बच्चे घायल हुए थे, अस्पताल में भर्ती थे, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। गृह मंत्री से वहां पर खड़े एक पत्रकार ने उनके कपड़े पे सवाल पूछा कि ये स्टाइल तो असम वाली स्टाइल है ना। तो ये क्या है, महबूबा के काजल की तारीफ करने की तरह है ना जी। या प्रेमी के बाल की तारीफ करना कि तुम्हारी जुल्फे बहुत खूबसूरत हैं। हो सकता है कि सुनने में अच्छा नहीं लगे, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है, इसे समझिए कि आप, एक होता है कि आप कड़वे सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो मत पूछिए, अवॉइड कीजिए, मत बात कीजिए। यहां तक भी बात समझ में आती है कि आपको बहुत भय है तो सामने नहीं जाएंगे,
आपको बहुत भय है तो सवाल नहीं पूछ पाएंगे। जी। लेकिन भय में चापलूसी कर देना, भय में हुँ, जुल्फों की तारीफ कर देना, भय में काजल की तारीफ कर देना, ये तो हुँ, बस, और ये एक बड़ी वजह है जो कि लोग, हुँ। ये दिख रहा है। एक एक आखिरी सवाल, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा खिंचता जा रहा है। एक नहीं, 2 छोटा-छोटा जवाब चाहूँगा सर कि क्या अब ये ऐसा ही रह जाएगा, सरकारें बदलें या यही रहें, ऐसा ही रह जाएगा क्या? और एक सवाल ये भी इम्पोर्टेंट है सर कि ये जो एकदम से बदल गया, जो आप बोल रहे थे कि जो बड़े पत्रकार हैं उनको ज़्यादा भय है, छोटे पत्रकारों को भय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सर जो मीडिया में जो नए लोग काम करने जा रहे हैं, अभी हमने देखा कि इंडिया टुडे इतने बड़े ग्रुप में बहुत बड़ी लेवल पे छटनी हो गई, 10-10 साल, 12-12 साल लोग काम कर रहे थे, वहां से उनको निकाल दिया, 20-20, 25-25 हजार रुपए में काम करने वाले लोगों को भी निकाल दिया। तो क्या ऐसा मान के चले कि अब जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है वो खत्म होते जा रही है, उसका वजूद अब खत्म हो जाएगा? हो सकता है इनका नाम यूट्यूब चैनल पे रह जाए, इंस्टाग्राम पे रह जाए, लेकिन टीवी से खत्म होता चला जाए, लोगों को निकाल दिया जाए, वहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज भी खत्म हो रही हैं। जिसे हम लिगेसी मीडिया कहते हैं आशुकेश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो श्रिंक कर रहा है। श्रिंक इसलिए कर रहा है कि पहले मैं जब इस प्रोफेशन में आया था तो प्रत्येक चैनल में ना, टीवी चैनल्स की बात मैं करूं, मेरा अनुभव टीवी चैनल का है कि एक क्राइम ब्यूरो होता था, तो क्राइम ब्यूरो में 10-12-15 रिपोर्टर होते थे, बिजनेस ब्यूरो में 8-10 रिपोर्टर होते थे, पॉलिटिकल ब्यूरो में 20-20 रिपोर्टर होते थे, दिल्ली का अलग, दिल्ली के लिए अलग ब्यूरो होता था, एंटरटेनमेंट का अलग अलग डेस्क होता था, ये सब होता था, स्पोर्ट्स के लिए 10-10 15-15 लोग काम करते थे। अब आप, और उसमें सब ऑलमोस्ट फील्ड रिपोर्टर्स होते थे। सारे डेस्क पे अब लोग कम हो गए, डेस्क खत्म हो गए, लोग कम हो गए। प्रत्येक डेस्क एक आदमी के मतलब उसमें हो गया, जो एक एंकर होता है, स्पोर्ट्स का एक एंकर हो सकता है, पॉलिटिकल एंकर हो सकता है, जिसे स्टार एंकर बोला जाता है, और रिपोर्टर्स खत्म कर दिए गए, धीरे धीरे रिपोर्टर्स खत्म हो रहे हैं। तो एक बात ये हुई है। दूसरी बात ये हुई है कि जो काबिल रिपोर्टर थे, जो अनुभव, मतलब कहते हैं ना कि आपने लंबे समय तक किसी प्रोफेशन में समय दिया है तो आपके एक परिपक्वता आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है। तो इस प्रोफेशन ने एक फेज आउट करना शुरू कर दिया कि आप अगर पुराने हो गए तो आप काम के नहीं रहे। एक अपने आप में यही एक प्रोफेशन है जहां पर आप बुजुर्ग होते हैं, उम्र बढ़ती है तो आप नकारे हो जाते हैं। एक प्रोफेशन और है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, जहां पर बूढ़े होने के बाद से कोई, उम्र ढलने के बाद कोई पूछता नहीं है। इस प्रोफेशन में भी ये जितने बड़े संस्थान हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं, जहां पर छटनी हो रही है, रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, वहां पर वजह, एक बड़ी वजह यह भी होती है कि उम्र बढ़ने से, अनुभव बढ़ने से आपका वो होता है, सैलरी थोड़ी सी अधिक होने लगती है। तो एक तो सैलरी की बात आ जाती है, दूसरा कि मुझे लगता है कि एक ही सैलरी में हम 3 लोगों से काम करा सकते हैं। हाँ, दूसरा कि एक और बात होती है कि आप जब बहुत मैच्योर हो जाते हैं तो आप एडिटोरियली आप बताने लगते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है। आप अपने संपादक से कहेंगे कि ये वाला ठीक नहीं है, संपादक के सवाल पे, या स्टार एंकर ने कुछ बकवास टाइप का ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू किया तो कहेगा कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। तो उन्हें वो चीज नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को पहले हटाओ न्यूज रूम से, पहले हटाओ संस्थान से, जो हमारी योग्यता के रास्ते में आड़े आने वाले हैं। तो ये बड़ी सिस्टमेटिक ढंग से खत्म किया गया है। और तो ये मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, टीवी चैनल्स श्रिंक कर रहे हैं और इनमें बहुत सुधार की गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही है। दूसरी बात कि जो एक मुझे था कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये उस गैप को भरेगा या उसकी जगह लेगा। सोशल मीडिया दुर्भाग्य से टीवी से हटने वाले सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें करीब करीब इधर आ गई हैं, और यहां पर भी अब वही चीजें शुरू होने लगी हैं। ठकुर सुहाती जिसको बोलते हैं, जो लोगों को पसंद होगा, सच बोलने से डरेंगे, अपने सब्सक्राइबर के मन के मुताबिक बात करेंगे, उन मसलों पर नहीं बोलेंगे जिन मसलों को बोलने से हमारे सब्सक्राइबर परेशान हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, हमें छोड़कर जा सकते हैं। तो उधर टीआरपी के दबाव में काम हो रहा था, इधर सब्सक्राइबर के दबाव में काम हो रहा था। तो ये बड़ी अच्छी तस्वीर नहीं है। मुझे तो यहां भी चिंता। तो एक चीज और है कि जो सरकारें आएंगी भी तो वो मीडिया के प्रति सरकारों का रवैया वही रहेगा, सरकार भले ही बदल जाए, उनका रवैया यही रहेगा, वो ऐसे ही ट्रीट करेंगे। तो बहुत अच्छी तस्वीर मुझे कम से कम तो नहीं दिख रही है। अच्छी बात एक चीज दिख रही है कि इंडिपेंडेंट लोग जो हैं, वो कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लोग मुखर हुए हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, किसी पर
किसी पर डिपेंडेंट नहीं है अपनी बातों को कहने के लिए। तो अब हर आदमी आज के समय में पत्रकार हुआ है और हर आदमी की बात सुनी जाने लगी है, प्रभाव पैदा करती है। कॉकरोच जनता पार्टी उसका बेस्ट एग्जाम्पल। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं किया। एक आदमी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक आदमी ने पार्टी बनाई, उससे मिलियंस लोग जुड़े, उसने एक आह्वान किया, जंतर पर लोग गए, किसी मीडिया की जरूरत नहीं थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं हुआ, एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन ने एक मंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया, सरकार को झुकने के लिए बाध्य किया। तो ये एक अच्छी तस्वीर मैं देख पा रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन, और इस डिस्कशन के बारे में आपकी क्या राय है, मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है, फ्यूचर कैसा होने वाला है मीडिया के बारे में, ये भी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे डिस्कशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इवन अगर आप चाहते हैं कि किसी मुद्दे पे हम बातचीत करें, चर्चा करें, ग्राउंड रिपोर्ट करें, तो आप हमें कमेंट में उसका सजेशन भी दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।